थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है और आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और करंटली मैं एंगुलर की कुछ एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन का भी मकसद ये था कि कुछ एंगुलर में ऐसी चीज़ें हम फेस करते हैं जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशंस डेली रूटीन में कुछ स्लो परफॉर्मेंस को फेस करती हैं या हमें कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लैग हो जाती है। तो उसके क्या रीजंस हैं, उनको कैसे हल करना है, एंगुलर फ्रेमवर्क उनको कैसे रिजॉल्व करने के या क्या तरीके बताता है, क्या सॉल्यूशंस हमें देता है, तो उसको उनकी कुछ कुछ टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा है कि तो हमारी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक ये है कि एंगुलर की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स या टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑप्टिमाइजेशन, एंगुलर की स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है या क्यों पड़ेगी। अच्छा, वेब एप्लीकेशन में आजकल इंटरनेट आपको पता है बिल्कुल बहुत फास्ट इंटरनेट है, फास्ट मशीन्स हैं, ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी भी बहुत इजी हो चुकी है। तो आज इस एरा में अगर कोई वेब एप्लीकेशन या कोई वेब ऐप स्लो या लेजी बिहेव करेगी तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होगा कि अगर कोई यूज़र आपको नेक्स्ट टाइम, बहुत कम चांसेस है कि विजिट करेगा या उस एप्लीकेशन को वो दे वोंट लाइक इट, राइट। सो ये अब वो लैग क्यों कर रही होती है या आपको पता कैसे चलता है कि आपकी एप्लीकेशन स्लो हो रही है। उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आपकी एप्लीकेशन की ट्रैफिक फॉर एग्जांपल बिल्कुल कम आ रही है, ठीक है, या आप उसको बाउंस रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, या यूज़र्स पर्सनली आपके साथ कुछ ऐसे इंटरेक्शन हो रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन को यूज़र विजिट कर रहे हैं लेकिन दोबारा उसके ऊपर नहीं आ रहे, ठीक है, और भी रीज़न काफ़ी सारे हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप एटलीस्ट कुछ आइडिया या कुछ अपने स्टैट्स को देख के वो जज कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है अगर वो पॉपुलर नहीं है, उसके साथ ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस वाइज स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली टू एंगुलर। तो हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन हम जिसकी बात कर रहे हैं या वेब एप्लीकेशन है या वो एंगुलर फ्रेमवर्क को यूज करके बनी हुई है, ठीक है। तो अब अगर ये सारी सिचुएशन जो हमने डिस्कस की है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो परफॉर्मेंस में लैग कर रही है और आपको ऐसी सिचुएशन फेस हो रही है और आप एंगुलर को यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात यह है कि एंगुलर जो है ना, वो आप में से जो भी मतलब एंगुलर डेवलपर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमारी एप्लीकेशन, हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है उसमें ना कुछ कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं और सारी एंगुलर फ्रेमवर्क से रिलेटेड ही है। मैं ट्राई करूंगा कि जो जो चीज़ें हैं उनकी साथ साथ कुछ ना कुछ एक ओवरव्यू भी आपको दूं, लेकिन मोस्टली यही एज्यूम होगा कि आप, मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन एंगुलर या आप एंगुलर पे काम कर रहे हैं या एटलीस्ट आपको फ्रेमवर्क की कुछ ना कुछ नो हाउ या एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट की नो हाउ है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, तो अब ये ऐसा है कि एंगुलर जो है वो एक फुल फ्लैज फ्रेमवर्क है। इसके अलावा जितनी भी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल लाइक jQuery यूज करते थे हम, रिएक्ट काफी फेमस है, Vue.js काफी फेमस है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज हैं, ये आपको एक फुल फ्लैज फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन एंगुलर एक फुल फ्लैज फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क है का क्या मतलब है कि ये जब आप एंगुलर यूज करेंगे तो आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या कोई थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम npm पैकेजेस की बात नहीं कर रहे, हम विद इन अ फ्रेमवर्क जो फंक्शनलिटीज होती है उनकी बात कर रहे हैं कि विद इन अ फ्रेमवर्क एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आजकल के जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं, आपको मॉड्यूलर सिस्टम चाहिए, आपको उसके लिए राउटिंग चाहिए और आपको लेजी लोडिंग या डिफरेंट फीचर्स चाहिए, तो एंगुलर वो सारा कुछ बिल्ट इन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर हम एंगुलर यूज कर रहे हैं और एंगुलर एक फुल फ्लैश बिल्ट इन फ्रेमवर्क भी है, ठीक है,
तो फिर भी हमारी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस में लैग क्यों कर रही है? एंगुलर ने तो सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है और हम उसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस में लैग कर रही है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है? ठीक है, तो इसका एक रीजन ये भी है कि ठीक है कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, एंगुलर फ्रेमवर्क आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हर चीज को या हर फीचर को यूज करने के डिफरेंट वेज भी एंगुलर बताता है कि किस फीचर को आपने किस सिनेरियो में कैसे यूज करना है। अगर आप हर चीज को जस्ट किसी भी चीज के साथ यूज करने की कोशिश करेंगे, ऑल्दो इट्स अ फ्रेमवर्क, बट इट विल स्टिल कॉज डिफिकल्टीज फॉर यू, राइट? सो एंगुलर फ्रेमवर्क की ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हमने एंगुलर के डिफरेंट फीचर्स को किस तरह यूज करना है कि वो हमारी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज्ड भी रहे और हम फ्रेमवर्क के अंदर भी रहें। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब ही नहीं है कि हम फ्रेमवर्क से बाहर निकल जाएंगे या हमें कुछ थर्ड पार्टी यूज करना पड़ेगा। हम फ्रेमवर्क के अंदर ही रहते हुए ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और जो एंगुलर ने वेज बताए हैं उनको यूज करते हुए ही फ्रेमवर्क के वेज के अंदर रहते हुए ही ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है कि हम चीजों को सही तरह यूज कई दफा नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसमें इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ एंगुलर, राइट? इट्स जस्ट अबाउट यूजिंग द थिंग्स। तो हमने देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें एंगुलर फ्रेमवर्क में हैं जो हम डेली रूटीन में मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, और उनको अगर हम गलत वे में या एक किसी स्पेसिफिक वे में जिस तरह उनको यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे, तो उनके क्या इम्पैक्ट हैं, और एंगुलर ही फिर अपने फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ही उनको कैसे उसका हल भी हमें बताता है। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन के अब काफी सारे वेज हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ यहाँ मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली या मोस्ट फेमस या जो अक्सर देखने में आया कि इश्यूज आते हैं, इवन आप कभी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स सर्च भी करेंगे या आपको कभी परफॉर्मेंस टेक्निक्स के साथ कहीं पे भी सामना करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कोई ना कोई आपको लाजमी जरूर नजर आएंगी, क्योंकि ये वो कॉमन इश्यूज हैं जो कि अक्सर हम डेवलपर्स जो हैं, एंगुलर डेवलपर्स, हमें ये फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी है। चेंज डिटेक्शन एंगुलर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी हम आगे देखते हैं कि चेंज डिटेक्शन क्या चीज़ है और इसके इम्पैक्ट कैसे आते हैं। उसके अलावा अननेसेसरी चेंज डिटेक्शन को रिमूव कैसे किया जाता है, डिटैच अगर करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, पाइप्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें वो कैसे परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा इसकी कंपाइलेशंस हैं, उसको देखेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। लेजी लोडिंग कैसे है, ट्रैक बाय, ये भी हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, वेब वर्कर्स क्या होते हैं। इसके अलावा गार्ड्स बहुत से होते हैं, अगर आपको इफ यू आर एन एंगुलर डेवलपर तो आपको इसका आइडिया होगा। स्टिल वी विल डिस्कस अबाउट इट। के अलावा ट्री शेकिंग क्या है, कैसे स्टार्टिंग कैसे कंटेंट को कैसे करना है, और ऑब्जर्वेबल्स को अनसब्सक्राइब करना है। स्टिल इसके अलावा भी टेक्निक्स हैं, बट वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी के टेक्निक्स हैं क्या। नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। अच्छा, ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली चेंज डिटेक्शन होती क्या है एंगुलर में। अच्छा, एंगुलर में चेंज डिटेक्शन जो है वो मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी है। ठीक है, जैसे कि इवन नाम से ही जाहिर है कि जब भी कोई यूजर डाटा चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली फ्रेमवर्क रिएक्ट करता है, और जो भी चेंजेस आती हैं उसके अकॉर्डिंगली वो डॉम को चेंज करता है। डॉम को चेंज कैसे, मतलब है कि अगर कोई डॉम को या तो वो कुछ कोई एलिमेंट डिलीट हुआ होगा या कोई री रेंडर हो रहा होगा, कुछ रिमूव हो रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो व्हेनेवर देयर इज अ यूजर चेंज, एंगुलर फ्रेमवर्क विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली एंड अपडेट द डॉम। दैट्स इन बेसिक टर्म द चेंज डिटेक्शन इन एंगुलर, राइट? ठीक है, अच्छा, अब चेंज डिटेक्शन जो है उसके लिए फ्रेमवर्क ने कुछ स्ट्रेटजीज डिफाइन की हुई हैं एंगुलर में। ठीक है, दो स्ट्रेटजीज हैं। एक तो जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटजी है उसका नाम, उसको कहते हैं डिफॉल्ट चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी है। ठीक है,
और जो दूसरी है उसका नाम है ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। और ये जो हम ऑप्टिमाइजेशन में अभी फर्स्ट चीज डिस्कस कर रहे हैं, ये वो दूसरी वाली चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी है, ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। अच्छा, अब ऑन पुश से पहले पहले थोड़ा सा ओवरव्यू डिफॉल्ट का भी ले लेते हैं कि ऑन पुश को यूज कर रहे हैं तो बेसिकली डिफॉल्ट में क्या हो रहा है कि हमें ऑन पुश की तरफ दूसरी एक और स्ट्रेटजी के ऊपर जाना पड़ा, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या ऐसा मसला था, या मसला नहीं कहेंगे, मतलब फिर स्टिल आई विल से कि हर चीज को यूज करने का एक सिनेरियो होता है, एक कोई यूज केस होता है। कुछ केसेस में डिफॉल्ट चलेगी, कुछ केसेस में ऑन पुश चलेगी। तो पहले हम, अगर हमें पता होगा कि डिफॉल्ट क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ऑन पुश को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी तो हमें पता चल गया कि जब भी कोई डेटा चेंज हो रही है, एंगुलर उसको अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है और अपने डॉम को चेंज कर रहा है। अच्छा, होता एंगुलर में बेसिकली थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखें तो होता क्या है, एंगुलर में जो कंपोनेंट हायरार्की है वो बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ऊपर एक रूट कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर उसके चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं, उसके नीचे उसके चाइल्ड कंपोनेंट, उसके नीचे उसके चाइल्ड कंपोनेंट, एंड दैट फॉर्म्स अ ट्री स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। अब जब किसी भी कंपोनेंट में कोई चेंज होती है तो एंगुलर क्या करता है, एंगुलर टॉप कंपोनेंट जो रूट नोड है ना उस ट्री की, वहां से उसको पकड़ के शुरू करता है और नीचे ट्रेवर्स करते 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 एक एक रूट को, एक एक नोड को देखता देखता ईच एंड एवरी कंपोनेंट को वो चेक करता है कि चेंज कहां पर आई है। अच्छा, ठीक है। अब हर हर कंपोनेंट के साथ एक चेंज डिटेक्टर भी अटैच होता है, वो भी एक ट्री बना रहा होता है उसी तरह। उसका भी एक टॉप कंपोनेंट का चेंज डिटेक्टर है, फिर उसके चाइल्ड का, उसके चाइल्ड का, उसके चाइल्ड का। तो एंगुलर हर चेंज के साथ जब चेंज डिटेक्शन को डिटेक्ट करने जाएगा, टॉप टू बॉटम देखेगा, और चेंज डिटेक्टर जो है जहां पे भी उसको पता चलेगा अच्छा यहाँ भी ये यूजर चेंज हो गई है, वो चेंज डिटेक्टर जो है वो एंगुलर फ्रेमवर्क को इन्फॉर्म करेगा और एंगुलर फ्रेमवर्क उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म कर देगा। उसने कोई डॉम अपडेट करना है या जो भी उसके अगेंस्ट एक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली डॉम अपडेट होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन बात हम कर रहे हैं चेंज डिटेक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इशू क्या नजर आ रहा है, ठीक है। इशू यहाँ पर बहुत ऑब्वियस है। रूट से उसने शुरू किया, उसने चाइल्ड कंपोनेंट को देखा, उसके चाइल्ड कंपोनेंट को देखा, ट्रेवर्स करते करते हर चेंज डिटेक्शन के ऊपर वो ये सारा साइकिल दोबारा रिपीट करता है, ठीक है। स्टिल अगर आपकी छोटी एप्लीकेशन है तो स्टिल इतना इशू शायद आपको फील ना हो। अच्छा, एक बात मैं मिस कर गया हूँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि जैसे कि ये जितनी भी चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस करेंगे ना, इनका इम्पैक्ट तब आएगा जैसे जैसे एप्लीकेशन हमारी ग्रो करती जाएगी, ठीक है। छोटी एप्लीकेशन पे कम इम्पैक्ट है, जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रो करती जा रही है उसका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो उसी की पहली एग्जांपल हमारे सामने है कि चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी, जितने कंपोनेंट उस ट्री में कम है उतना उसको कम टाइम लगेगा उन सारों को चेक करने में। जितना एप्लीकेशन का कंपोनेंट स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स और बड़ा होता जाएगा, उतना हर चेंज के साथ जब वो दोबारा देखेगा टॉप टू बॉटम, टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल टॉप टू बॉटम 100 कंपोनेंट्स थे, चेंज सिर्फ एक में आई, लेकिन जो बाकी के उसने चेक किए वो जस्ट एक ओवरहेड था, ठीक हो गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट एंगुलर इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलता है और ये एक ओवरहेड है। अब इसका हल है जो फ्रेमवर्क ने दूसरी स्ट्रेटेजी बताई हुई है, ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी, ठीक हो गया। अब इसको देखते हैं इसमें क्या फर्क है डिफॉल्ट में। अच्छा, ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी में अपेरेंटली ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चेंज वाले कंपोनेंट्स को देखेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऑन पुश को समझने से पहले हमें चेंज डिटेक्शन के अलावा एक चीज और भी समझने की जरूरत है। वो ये है कि जब भी रेफरेंस टाइप जो होते हैं ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, एंड एंगुलर बीइंग अ टाइपस्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट बीइंग अ जावास्क्रिप्ट सुपरसेट, जब भी हमारे पास रेफरेंस टाइप में कोई चेंज आता है, रेफरेंस टाइप फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स, अरेज, राइट। जब भी हमारे पास कोई, अच्छा यहाँ पे ना म्यूटेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। म्यूटेबिलिटी इफ यू डोंट नो, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं उसकी उसकी किसी प्रॉपर्टी को अपडेट कर दूं, ओरिजिनल डाटा लॉस हो गया, मैंने उसको म्यूटेट कर दिया,
ठीक है। इसका ऑल्टरनेट ये है कि मैं उसी ऑब्जेक्ट को म्यूटेट करने की बजाय उसकी एक नई कॉपी बनाऊं, उस नई कॉपी का रेफरेंस भी एक नया होगा और उस नई ऑब्जेक्ट में नए रेफरेंस के साथ उस प्रॉपर्टी को अपडेट करूं। ठीक है, ये इम्यूटेबिलिटी है। ठीक है, इसका चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी के साथ बेसिकली ताल्लुक है। ठीक है, चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी तब चलती है जब भी हम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट बेसिकली रेफरेंस टाइप को ऑब्जेक्ट या अरेज जो भी हैं उनमें किसी प्रॉपर्टी को अपडेट करने की बजाय जब उसका रेफरेंस चेंज होता है ना, तो चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी सिर्फ तब ट्रिगर होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज अगर आप अज्यूम कर रहे हैं या आपको नहीं पता कि चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी अप्लाई कैसे होती है, तो ये कोड एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, कि जिस कंपोनेंट पे आप चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी, अच्छा चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी पर कंपोनेंट अप्लाई करनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो जिस कंपोनेंट पे भी आप चाहते हैं कि मैं नहीं, आप चाहते हैं कि आपका जो डिफॉल्ट चेंज डिटेक्टर है वो उसको बार बार चेक ना करे, तो पहली चीज ये है कि आप उसके कंपोनेंट के ऊपर चेंज डिटेक्शन की प्रॉपर्टी में, कंपोनेंट का जो डेटा ऑपरेटर होता है उसके मेटा डाटा में चेंज डिटेक्शन की प्रॉपर्टी में चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी डॉट ऑन पुश कर देंगे। इट मींस कि अभी ऑन पुश, ये कंपोनेंट ऑन पुश स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी इस कंपोनेंट को कोई इनपुट एरे मिल रही है या इसकी कोई, इसके अंदर कोई डाटा यूज हो रहा है, रेफरेंस टाइप है वो, ठीक है, तो जब भी उसका रेफरेंस चेंज होगा ये कंपोनेंट सिर्फ तभी चेंज डिटेक्टर इस उसको चेक करेगा, वरना इसको चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से ही तो हमारी पहली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सामने आ गई कि हम बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, सारे कंपोनेंट चेक हो रहे हैं। हमने क्या कहा, हमें 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 पास कोई ऐसा सिनेरियो था, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ तब अपने कंपोनेंट्स को, डिटेक्टर को चेक करवाएं जब उसके अंदर रेफरेंस चेंज हो रहा हो। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, राइट। जरूरी नहीं कि आप हर दफा इसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको स्ट्रेटेजी एक ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है, आप उसको इनपुट से एक आपका पेरेंट जो है वो उसको एक इनपुट से एक डाटा सेट उसको पास कर रहा है, और ये चाइल्ड कंपोनेंट जस्ट एक प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट है जो उसको डिस्प्ले कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि जब भी पेरेंट कंपोनेंट जो उसको पास कर रहा है उसका रेफरेंस चेंज हो तभी इसके अंदर चेंज डिटेक्शन चले, तो आपको चाइल्ड के अंदर ऐसे चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी ऑन पुश अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ उसी केस में चेंज डिटेक्टर उसके ऊपर चलेगा जब उसका रेफरेंस चेंज होगा। ठीक है, तो ये थी पहली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। आगे भी चेंज डिटेक्शन से रिलेटेड है, तो अगर इसमें आपको कुछ नहीं भी क्लियर हुआ तो आगे होपफुली कुछ चीजें हैं जो कि आगे भी आपको क्लियर हो जाएंगी दूसरी टेक्निक में, क्योंकि दूसरी टेक्निक भी हमारी चेंज डिटेक्शन से ही रिलेटेड है। और वो क्या है, वो है चेंज डिटेक्शन को डिटैच करना। ठीक है, पहले हमने क्या किया, हमने उसको बोला कि जब भी रेफरेंस चेंज हो आप तब चेंज डिटेक्शन को ट्रिगर करो या तब मेरे कंपोनेंट को चेक करो। ठीक है, अब इससे भी एक मजीद स्टेप फर्दर चलते हैं आगे। ठीक है, हम एंगुलर को बताते हैं कि यार ये कंपोनेंट जो है ना इसके ऊपर आपने चेक करना ही नहीं है, मैं इसको चेंज डिटेक्शन से डिटैच करना चाहता हूँ, अलग कर देता हूँ। मतलब इस कंपोनेंट को जो मेरा चेंज डिटेक्शन का एक हायरार्की ट्री थी उसमें मैं नहीं रखना चाहता कि जब भी चेंज डिटेक्शन चले मेरा ये कंपोनेंट उससे इफेक्ट ना हो। तो उसके लिए फिर एंगुलर ने एक फ्रेमवर्क ने मैकेनिज्म प्रोवाइड किया हुआ है। वो कैसे है, एंगुलर आपको प्रोवाइड करता है चेंज डिटेक्शन रेफरेंस। ठीक है, आप चेंज डिटेक्शन रेफरेंस को कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रोवाइडर इंजेक्ट करते हो और आप उसको बताते हो कि इस कंपोनेंट को आप चेंज डिटेक्शन से डिटैच कर दो। अब ये मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाता हूँ तो इससे आपको मजीद बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये देखें, कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज डिटेक्शन का रेफरेंस एज अ प्रोवाइडर उसने हमें पास किया। ठीक है, और हमने अपने कंस्ट्रक्टर में उसको बता दिया कि चेंज डिटेक्शन डिटेक्टर रेफरेंस डॉट डिटैच। ठीक है, कि ये कंपोनेंट, अब इस कंपोनेंट को आप डिटैच कर दो। ठीक है, और ठीक है, लेकिन हो सकता है उसमें कभी किसी फंक्शन के अंदर आपको जरूरत भी पड़े कि आप किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन में चाहते हो कि बस यहाँ पे मेरी चेंज डिटेक्शन चले, तो आप एनी टाइम उसी चेंज डिटेक्शन रेफरेंस को
यूज करके डिटेक्ट चेंजेस से कॉल करेंगे तो वो दोबारा उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो स्टिल ये अब एक और चीज है जो कि सिनेरियो बेस्ड है, आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड करती है। पहले हमने ये देखा कि हम सिर्फ रेफरेंस, हम चाह रहे थे कि हमारा सिर्फ रेफरेंस चेंज हो तब हम उसको चेक करें, वो भी एक यूज केस था। अब हम चाहते हैं कि वो चेंज डिटेक्टर उसको चेक ही ना करे, हम जब अपनी मर्जी से उसको डिटैच कर लें, अपनी मर्जी से उसको अटैच कर लें, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो बेस्ड है, और ये चेंज डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजीज में से है, ये दोनों जो अभी हमने देखी हैं। क्यों? क्योंकि स्टिल वही बात है कि हर चेंज पे, बेशक वो जो भी है, छोटी से छोटी चेंज भी है, एक वेरिएबल में एक कोई चीज भी है, या कोई यूजर इनपुट, कोई इवेंट ट्रिगर हुआ, कुछ भी हुआ, चेंज डिटेक्शन ट्रिगर होगी और वो पूरे टॉप टू बॉटम पूरा साइकिल दोबारा चलेगा। ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पे आप चाहते हैं कि मैं जहां पे ऑन पुश वाले को अप्लाई करना चाहता हूं, जहां पे रेफरेंस चेंज हो, कहीं पे आप चाहते होंगे इसको मैं चेंज चेक ना करूं। फॉर एग्जांपल कहीं कुछ प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे आप चाहते हैं यार इसके ऊपर मुझे नहीं जरूरत, या कोई भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से उसको डिटैच भी कर सकते हैं, दोबारा अटैच भी कर सकते हैं। तो टोटली चेंज डिटेक्शन का जो मैकेनिज्म है एंगुलर फ्रेमवर्क का, उसको फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ही कंट्रोल कर रहे हैं according to your use cases, according to your scenarios। और ओवरऑल इसका आपकी परफॉर्मेंस पे एक ह्यूज इम्पैक्ट होगा। कैसे? जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे कंपोनेंट हायरार्की बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ह्यूज होती जाएगी, आप अपनी स्ट्रेटजीज डिफाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इस तरह चलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट चलानी है, यहाँ पे मैंने ऑन पुश चलानी है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटैच कर देना है, एंड दिस विल इम्प्रूव योर एंगुलर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हमने देख लिया कि ये बिल्कुल सिंपल है, जस्ट चेंज डिटेक्शन का रेफरेंस लिया, अपनी मर्जी से जहां पे आप चाहते हैं उसको डिटैच कर दें, जहां चाहते हैं उसको दोबारा अटैच कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, एक चीज और, हम जितनी भी स्ट्रेटजीज देखेंगे चेंज डिटेक्शन, आप लोग देखेंगे कि चेंज डिटेक्शन जो है ना वो हमारे साथ साथ चल रही है किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में या किसी न किसी लेवल में, क्योंकि चेंज डिटेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है, जो जैसा भी हम आगे देखते हैं। पहले दो तो हमने देख लिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा है जी यूजिंग प्योर पाइप्स। अच्छा, पाइप्स क्या होते हैं? पाइप्स एंगुलर, आप में से जो एंगुलर डेवलपर्स हैं उनको तो पता होगा, आप तो डेली रूटीन में यूज करते होंगे कि जो पाइप्स हैं वो अपने यूआई पे डाटा को फॉर्मेट करने के लिए आप पाइप्स यूज करते हैं। ठीक है, एंगुलर फ्रेमवर्क ने बहुत से बिल्ट इन पाइप्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, अपर केस, लोअर केस, और भी हैं, अभी माइंड में नहीं आ रहे कौन से, लेकिन हैं बिल्ट इन काफी सारे इसके पाइप्स हैं। ठीक है, एंड देयर पर्पस इज टू फॉर्मेट द डाटा ऑन द यूआई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे इंपैक्ट हो रही है हम वो देखते हैं। अच्छा, अच्छा, पाइप्स की ना दो टाइप्स भी होती हैं फर्दर, प्योर पाइप्स होते हैं और इम्प्योर पाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पाइप परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, या इससे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, वो देखते हैं, उससे हमें ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि प्योर पाइप्स होते हैं क्या। ठीक है, बेसिकली एक प्योर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो प्योर फंक्शंस क्या होते हैं कि जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं एक फंक्शन जिसको मैं कोई एक इनपुट पास करूं और उसकी आउटपुट हमेशा सेम ही हो, दैट्स अ प्योर फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर कोई इनर स्टेट ना हो, या जो इंटरनल किसी फैक्टर पे डिपेंड करके आउटपुट को चेंज ना कर दे। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्योर पाइप। प्योर पाइप हमेशा जो इनपुट लेगा हमेशा उसकी आउटपुट वही होगी। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल एक इनपुट को ना 2 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट भेज देता हूँ। ठीक है, अब मैं उसको 2 इनपुट दूंगा ना, तो हमेशा मुझे आउटपुट 2 into 2 4 ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिनेरियोस उसकी आउटपुट कुछ और मिल जाए। दैट्स अ प्योर पाइप। ठीक है, अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट प्योर प्योर पाइप्स का भी है। सॉरी, दैट्स प्योर फंक्शंस, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट प्योर पाइप्स का भी है। ठीक है, अच्छा, पाइप में क्या होता है कि जब भी पाइप्स बेसिकली जो डाटा को फॉर्मेट कर रहा होता है ना, इट मींस कि जब भी हम पाइप अप्लाई करते हैं तो उसको एक इनपुट मिलती है जो हमारा डाटा होता है।
पाइप के अंदर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन होता है, वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसके ऊपर जो भी आपने लॉजिक उस पाइप के अंदर लगाई होती है वो अप्लाई करता है और आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, अब कुछ अच्छा, और बाय डिफॉल्ट भी ये पाइप्स प्योर ही होते हैं। प्योर पाइप्स होते क्या हैं? जस्ट लाइक प्योर फंक्शन, जब भी आप उनको कोई इनपुट दें और उनकी आउटपुट हमेशा सेम हो, सो दैट्स अ प्योर पाइप। ठीक है, और फॉर्चुनेटली एंगुलर फ्रेमवर्क ने बाय डिफॉल्ट भी पाइप्स को प्योर ही रखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब भी आप एंगुलर आपका एक कंपोनेंट लोड हुआ, उसके अंदर आप एक पाइप यूज कर रहे हैं, तो पाइप को जब भी कोई आप डाटा देंगे ना, तो वो उसका ट्रांसफॉर्म का फंक्शन कॉल करेगा, जो भी उसके ऊपर मैनिपुलेशन है वो करेगा और एक दफा आपको आउटपुट उसकी दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी वो पाइप फॉर एग्जांपल इन एनी केस कॉल हो रहा है ना, तो उसका आपको वो दोबारा उसका वो ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल करके दोबारा वो प्रोसेसिंग नहीं करेगा। ठीक है, उसको पता होगा कि ये वही इनपुट है, तो वो आपको उसके ऊपर वही वाली आउटपुट आपको वो दे देगा। ठीक है, तो इन एनी केस अगर आपके पास कुछ ऐसे पाइप्स हैं जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगी हुई है या जिसने बार बार कॉल होना है, ठीक है, तो बजाय इसके कि वो सारी मैनिपुलेशन आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, ठीक है, तो प्योर पाइप क्या करेगा, उसको पता है, वो आपको आउटपुट दे देगा और आपका वो जो पूरी एक वो जो ट्रांसफॉर्म के अंदर जो भी उसकी बिजनेस लॉजिक थी या जो भी उसकी कंप्यूटेशन होनी थी, वो उसका ओवरहेड बार बार होने से बच गया। ठीक है, तो ये भी एक परफॉर्मेंस इम्पैक्ट है। और स्टिल अगर आपके पास कुछ ऐसे पाइप्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने NGX की एक ट्रांसलेट लाइब्रेरी आती है वो यूज़ की हो, तो वो मोस्टली पाइप्स को यूज़ करती है। आप उसको अपनी ट्रांसलेट की एक वो इनपुट देते हैं, वो आपको जाता है पूरी आपकी बिजनेस लॉजिक लोडर्स को लोड करके ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आपको दे देता है। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है वो किसी एक फॉर एग्जांपल स्पेनिश के लिए या व्हाटएवर लैंग्वेज सिलेक्टेड लैंग्वेज के लिए वो हमेशा सेम ही है, वो चेंज तो नहीं होगा। तो वो उसको प्योर पाइप जो है आपको वो बजाय इसके कि वो दोबारा वो उसकी कंप्यूटेशन करे, वो आपको वही रिजल्ट दे देगा, जस्ट लाइक अ प्योर फंक्शन। ठीक है, लेकिन स्टिल इट डिपेंड्स, अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली अपने पाइप्स को इम्प्योर करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास नहीं है, लेकिन इस प्योर इम्प्योर करते कैसे हैं? स्टिल वेरी इजी। पाइप का जो डेकोरेटर होता है उसके अंदर एक फील्ड होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर आप बताते हैं कि ये प्योर, आई थिंक इट्स अ ब्यूलियन प्रॉपर्टी, उसमें आप बताते हैं कि ये इम्प्योर पाइप है, या आई एम नॉट श्योर अबाउट ब्यूलियन, बट उसके अंदर उसी के अंदर आप डेकोरेटर के अंदर बता रहे होते हैं कि वो पाइप इम्प्योर है या प्योर है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलेशन, एंड टू बी स्पेसिफिक AOT कंपाइलेशन। अच्छा, अब आपको जो भी मतलब आप एंगुलर डेवलपर अगर हैं और डेली रूटीन में यूज करते हो, आपको पता होगा कि एंगुलर में जो प्रोडक्शन बिल्ड बनाई जाती है तो वो AOT के साथ ही बनाई जाती है। इट्स नथिंग न्यू और नथिंग स्पेशल। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम प्रोडक्शन में AOT की बिल्ड क्यों बनाते हैं। ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ बिल्ड देन द GIT। तो हम अभी इसको जस्ट एक देखेंगे सही कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक तो है, हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों वो ऑप्टिमाइज्ड है और बेसिकली उसके अंदर होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली दो एंगुलर के अंदर कंपाइलेशन टाइप्स हैं, जस्ट इन टाइम और अहेड ऑफ टाइम। और एग्जैक्टली एज द नेम सेज, जस्ट इन टाइम में ये होता है कि जो अच्छा इससे पहले एक और चीज, जस्ट एक ओवरव्यू कि कंपाइलेशन एंगुलर में है क्या, कंपाइलेशन कर क्यों रहे हैं। कंपाइलेशन इसलिए कर रहे हैं कि एंगुलर बाय डिफॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट को यूज कर रहा है। ठीक है, ब्राउजर टाइपस्क्रिप्ट को समझता नहीं है। ठीक है, और हमने उसको फिर जो टाइपस्क्रिप्ट है उसको टाइपस्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करके ट्रांसपाइल करके हम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं, बंडल्स बनाते हैं, और वो बंडल्स फिर आपके क्लाइंट साइड पे लोड हो जाते हैं ब्राउजर में और ब्राउजर उनको समझता है। ठीक है, ये एक बेसिक प्रोसेस है कंपाइलेशन का। अब ये प्रोसेस दो तरह के हैं, जस्ट इन टाइम और अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन होती है। ठीक है, जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि जब भी आप अपने कोड को कंपाइल करते हैं तो आपका कोड, जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, वो प्री कंपाइल्ड नहीं होता, बल्कि आपका कोड पूरा जो है वो उसी तरह टाइपस्क्रिप्ट कोड ही होता है, वो बंडल होके क्लाइंट साइड पे आ जाता है और क्लाइंट साइड पे ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेस्ट, रन टाइम पे
वो कंपाइल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर वो रन टाइम पे क्लाइंट साइड पे कंपाइल हो रहा है तो हमें क्लाइंट साइड पे फिर कंपाइलर भी चाहिए उसका। तो ऐसा ही है, जब भी जस्ट इन टाइम बिल्ड बनाते हैं तो जो बंडल्स होते हैं ना उसके साथ एंगुलर का जो कंपाइलर होता है वो भी साथ ही बंडल होके आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको रन टाइम पे कंपाइल करना है। ठीक है, अब जो एंगुलर का बंडल कंपाइलर है वो इटसेल्फ एक काफी उसका साइज होता है। लाइक कई जगहों पे आपको मिलेगा कि 1 MB है, या इट्स नॉट एन एग्जैक्ट फिगर, लेकिन उसका भी एक कंसिडरेबल साइज है जो कि आप बंडल साइज के साथ अपने क्लाइंट साइड पे ला रहे हैं। अब क्लाइंट साइड पे कंपाइलर लाने का नुकसान क्या हो रहा है? बंडल बड़े हो रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो रही है, बंडल साइज बड़ा होता जा रहा है, आपका डाउनलोड टाइम इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके फिर ऑपोजिट क्या है? ये तो एक प्रोसीजर है, ये तो एक फैक्टर है जस्ट इन टाइम का। अब दूसरा इसका जो कंपाइलेशन प्रोसीजर है वो है अहेड ऑफ टाइम। अब अहेड ऑफ टाइम नाम से पता चल रहा है कि आप अपने जो टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स हैं उनको प्री कंपाइल्ड करते हो, और वो प्री कंपाइल्ड फाइल्स जो होती हैं वो आपका बंडल का पार्ट बन के क्लाइंट साइड पे लोड होती हैं, और कंपाइलर सेपरेट हो जाता है, वो नहीं आता। क्यों? क्यों? क्योंकि वो प्री कंपाइल्ड कोड है, अब हमें कंपाइलर की जरूरत नहीं है, तो कंपाइलर उसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो एओटी का सबसे पहला फायदा तो ये है कि कंपाइलर जो है वो साइड पे हो गया, आपकी जो प्री कंपाइल्ड फाइल्स हैं वो ब्राउजर पे आ रही हैं। तो इसमें पहला फायदा तो यही हुआ, कंपाइलर साइड पे हो गया, क्लाइंट साइड पे आपकी जो कंपाइलेशन टाइम जो रन टाइम पे होना था वो कम हो गया। ठीक है, इसके अलावा एओटी में और भी काफी सारी चीजें होती हैं, उसमें वो कोड को मिनिफाई भी कर देता है, इसमें ट्री शेकिंग भी होती है, और भी काफी सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। कुछ वेब पैक, बेसिकली एंगुलर बिहाइंड द सीन वेब पैक को यूज कर रहा होता है बंडलिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं ना आपस में, कंपाइलर निकल गया, आपका कंपाइलेशन टाइम कम हो गया, आपकी फाइल मिनीफाइड हो गई, आपका बंडल साइज कम हो गया, तो ये बेसिकली असल फैक्टर है कि हम प्रोडक्शन में एओटी को यूज यूज करते हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जब ये सारे फैक्टर मिल रहे हैं तो दैट्स एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स फॉर आवर एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन प्री कंपाइल्ड होगी, जल्दी लोड होगी, उसको रन टाइम पे कंपाइल नहीं होना पड़ेगा, प्री कंपाइलर जल्दी चल जाएगी, और भी इसके कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, हो गया। अब अच्छा, ये मैंने बिल्कुल ना एक फ्रेश एंगुलर एप्लीकेशन के साथ ही स्क्रीन शॉट्स लिए थे, ये जो आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक जेआईटी के साथ है और एक एओटी के साथ है। और अगर आप इसमें बंडल साइज को कंपेयर करें तो आपको एक सिग्निफिकेंट, मतलब एक डिफरेंस नजर आएगा। और अभी ये बिल्कुल एक फ्रेशली जो आप एंगुलर की एप्लीकेशन बनाते हैं ना, जो आपको एक बॉयलर प्लेट एंगुलर सीएलआई एप्लीकेशन बना के देता है, ये उसके साथ ये स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो आप खुद देखेंगे जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो जाएगी, आपकी कोई एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है, ह्यूज एप्लीकेशन है, डेटा बहुत ज्यादा है, तो उसमें ये डिफरेंस कितना ज्यादा हो जाएगा, और वो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता भी है। ठीक है, आप यहीं से आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, मेन बेसिकली ये मेन बंडल होता है। ठीक है, रन टाइम स्टाइल में स्टाइल होते हैं वेंडर, और यहाँ पे देखें कितना डिफरेंस है उसमें। ठीक है, और अभी ये बिल्कुल एक इनिशियल एप्लीकेशन है, तो जब एप्लीकेशन का साइज बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली कितना उसमें डिफरेंस पड़ेगा। इसीलिए जो प्रोडक्शन बिल्ड्स बनाई जाती हैं एंगुलर की, वो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन के साथ बनाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा एक फैक्टर ये भी होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने, क्योंकि डिबगिंग वगैरह के लिए वो जेआईटी बिल्ड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें टाइपस्क्रिप्ट फाइल ब्राउजर क्लाइंट में लोड होती हैं और वो डिबगिंग में इजी होती है, इसलिए भी वो यूज किया जाता है। लेकिन प्रोडक्शन में क्योंकि ये सारे फैक्टर मिल जाते हैं, इसलिए जब भी प्रोडक्शन बिल्ड बनाई जाती है एंगुलर की तो वो अहेड ऑफ टाइम बिल्ड बनाई जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अच्छा ये एक मजे का कॉन्सेप्ट है लेजी लोडिंग का। एंड स्टिल आप में से जो एंगुलर को एक्सटेंसिवली या किसी भी हद तक यूज कर रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि लेजी लोडिंग क्या है। ठीक है, अच्छा अभी हमने देखा कि एंगुलर जो है वो जब भी हम इसको बिल्ड बनाते हैं ना, तो बैक एंड पे क्या हो रहा होता है कि वो वेब पैक को यूज करके सारी चीजों को बंडल करता है, बंडल बनाता है। ठीक है, और वो बंडल्स बेसिकली चंक्स जो है, बेसिकली ये जो पिछली स्क्रीन पे थे ये बंडल्स थे सारे। ठीक है, मेन पॉलीफिल्स रन टाइम, दीज आर द बंडल्स। तो ये बंडल्स जो हैं ये आपके फिर क्लाइंट साइड पे लोड होते हैं, बंडल बन जाते हैं,
वेब पैक उनको बनाता है। अब वो जो भी है, अब वो प्री कंपाइल्ड है या कंपाइल्ड है वो एक अलग बात है, लेकिन बंडल बनते हैं और वो आपके क्लाइंट साइड पे लोड हो जाते हैं। इट मीन्स कि जितना आपका बड़ा बंडल साइज होगा उतना आपकी एप्लीकेशन का सर्वर टू क्लाइंट डाउनलोड टाइम बढ़ जाएगा। अगर आपके पास बहुत ह्यूज एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है तो उसका साइज, इवन मैंने खुद देखे हैं, कई कई एमबीज में 40 50 60 एमबी, इवन मोर देन दैट भी चला जाता है। ठीक है, बंडल साइज बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एमबीज में भी चले जाते हैं कई दफा। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या हो रहा है, आप एप्लीकेशन खोल रहे हैं, आपका 40 एमबी का डाटा डाउनलोड हो रहा है, इस दौरान तो आप बैठे हैं जी एप्लीकेशन के इंतजार में कि आपका डाटा डाउनलोड होगा तो तब आपकी एप्लीकेशन चलेगी। ये तो, और ये बहुत एक ह्यूज इम्पैक्ट है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हमें कैसे पता चला था कि यूजर्स आ नहीं रहे थे, और जब भी कोई यूजर, मेरा ख्याल है आजकल 3 to 4 सेकंड कोई साइट लेती है तो आप मूव ऑन कर जाते हैं, आप उस साइट का वेट तो नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज का फिर एक हल है लेजी लोडिंग। ठीक है, लेजी लोडिंग क्या है कि आप अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को डिफरेंट मॉड्यूल्स में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। आप बनाते हैं कोर मॉड्यूल। कोर मॉड्यूल में आप क्या रखते हैं, वो सारी चीजें जो आपको एप्लीकेशन के स्टार्टअप पे इनिशियली चाहिए। ठीक है, उसमें आपका थीम्स हो गए, आपका जो फ्रंट डैशबोर्ड है, या सारी ऐसी चीजें जो आपको एप्लीकेशन के स्टार्टअप पे चाहिए, कोर बन गया। और बाकी ऐसी चीजें जो कि डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और जो आपको पता है कि इनिशियली आपको तो नहीं चाहिए, हो सकता है यूजर उनको ऑन डिमांड या ऑन यूजेज बेस्ड यूज करे, लेकिन हो सकता है ना भी करे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप फीचर मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जो फीचर मॉड्यूल है, हमें पता है कि हमें इनिशियल रन में फीचर मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो यूजर उनको यूज करे ना करे, दैट्स अ फीचर। तो हमें उसको मेन बंडल का पार्ट फिर बनाने की जरूरत नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं कि हम अपना कोर मॉड्यूल जो है सिर्फ उसको लोड कर लेते हैं इनिशियली, और जो फीचर मॉड्यूल हैं उनको इनिशियली बंडल का पार्ट नहीं बनाते, उनको हम बाद में ऑन डिमांड या ऑन रिक्वेस्ट लोड करते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो इनिशियल बंडल साइज है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, एप्लीकेशन जल्दी लोड हो जाती है, जल्दी लोड होती है क्लाइंट में और जल्दी रेंडर हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेजी लोडिंग का। अब लेजी लोडिंग करते कैसे हैं, लेजी लोडिंग बेसिकली होती है राउटर लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन को आपने आर्किटेक्ट करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका कोर मॉड्यूल क्या है, उसमें कौन कौन से फीचर हैं, आपके फीचर मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और फीचर मॉड्यूल्स में आपने क्या क्या रखना है। अब जब भी आपका कोई ऐसा राउट होगा जो कि किसी फीचर मॉड्यूल को रिक्वेस्ट कर रहा होगा, तो आपने क्या करना है, सिंटैक्स वाइज आपने उसको, उसके पाथ को ना लोड चिल्ड्रन के साथ ना, जैसे भी आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, एक स्ट्रिंग के अंदर पहले मैंने मॉड्यूल का नाम दिया, मॉड्यूल का पाथ दिया, हैश करके मॉड्यूल का नाम दिया। ठीक है, जब भी एंगुलर कंपाइलर जो उसका राउटर है वो ऐसी लोड चिल्ड्रन के अंदर उसको चीज मिलेगी ना, तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये लेजी लोडेड मॉड्यूल है, इसको मैंने इनिशियली अपने बंडल का पार्ट नहीं बनाना। वो उसको एज अ फीचर मॉड्यूल अलग कर देता है और वो बाद में ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड लोड होती है। ठीक है, आपकी इनिशियल एप्लीकेशन फास्ट हो जाती है, लोड हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका लेजी लोडेड मॉड्यूल है ना, उसका एप्लीकेशन में कहीं पे भी कोई भी किसी किस्म का कोई रेफरेंस नहीं होना चाहिए। उस किसी किसी इंपोर्ट्स में, किसी डिक्लेरेशंस में, किसी प्रोवाइडर्स में, किसी फाइल की इंपोर्ट्स में, कहीं पे भी उसका कोई भी जिक्र या कोई भी कहीं भी उसका कोई यूजेज नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो प्री लोड हो जाएगा, वो आपका मेन बंडल का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, अब अगर आप नोट करें ना, तो लोड लोड चिल्ड्रन के अंदर जो एक चीज है ना, जो आपको पाथ दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग के अंदर है, ये कोट्स के अंदर है, इट्स एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग का देने का मकसद भी इसीलिए है कि अगर हम इसका रेफरेंस दे देंगे ना, तो वो इसको ना लोड कर लेगा एज अ मेन बंडल का पार्ट। तो एंगुलर ने ये फीचर इसका इस तरह इसीलिए रखा हुआ है कि ये इसका रेफरेंस ना हो और मेन फीचर जो है मेन बंडल का पार्ट ना बने। अच्छा, ये सिंटेक्स जो है ना, आई गेस ये पुराना हो चुका है।
जो नए वर्जन आ रहे हैं ना, उसमें इन्होंने एक इसका नया सिंटैक्स भी दे दिया है। वो है वो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन दैट्स जस्ट अ सिंटैक्स चेंज, ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो उन्होंने एक डिफरेंट सिंटैक्स दे दिया, वो थोड़ा इजी टू यूज है, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट उसका भी यही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है कि बजाय इसके कि आप इतनी ह्यूज एप्लीकेशन को लोड कर लो, आप अपने रिक्वायर्ड पार्ट्स को पहले से लोड कर लेते हैं और अपनी एप्लीकेशन को आप फीचर मॉड्यूल में डिवाइड करें, और जो भी ऑन डिमांड है आपको वो लोड होता जाएगा। हो सकता है 10 फीचर मॉड्यूल में से 8 यूजर को चाहिए ही ना हो, ठीक है, तो वो आपके पार्ट नहीं बनेंगे, 2 जब उसको चाहिए होंगे वो लोड कर लेगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे है ट्रैक बाय, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक आपके पास एंगुलर एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन में आप लोग या हम लोग जब डेवलप करते हैं तो किसी भी डेटा सेट के ऊपर आइट्रेशन करना, लूपिंग करना, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बेशक छोटी से छोटी एप्लीकेशन है या बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे होगा कि आप ऐसी एप्लीकेशन देखें जिसमें कहीं पे आइट्रेशन ना हो रही हो या लूपिंग ना हो रही हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर ने डॉम के ऊपर लूपिंग करने के लिए, ये जैसे आप देख रहे हैं ng4 का एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव दिया हुआ है, जिसको आप यूज करते हैं और आप आइट्रेट करते हैं अपने डेटा सेट के ऊपर, और वो उसको डॉम को रेंडर कर देता है। होता क्या, आप आइट्रेट कर रहे हैं, डॉम रेंडर हो रहा है, डॉम रेंडर हो रहा है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं डॉम रेंडर हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे इंपैक्ट हो रही है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर यहाँ पर आता है कि फॉर एग्जांपल आपका डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल बड़ा है, या ऐसा है कि यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और रन टाइम पे डायनामिकली वो जो डेटा सेट है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक एरे है, जो ऑब्जेक्ट है, डेटा सेट है, उसके अंदर एक 100 एलिमेंट्स हैं। उस यूजर के किसी भी इंटरेक्शन के साथ उसके अंदर एक और एलिमेंट आ गया, एक और प्रॉपर्टी आ गई, एक और ऑब्जेक्ट आ गया, एलिमेंट आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है। अब एंगुलर की चेंज डिटेक्शन चलेगी। अब देखिए चेंज डिटेक्शन यहाँ भी आ गई, ठीक है। एंगुलर की चेंज डिटेक्शन चली, उसने एंगुलर को बताया कि ये ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, बाय डिफॉल्ट चेंज डिटेक्शन है, इसमें रेफरेंस चेंज नहीं है। ये आपको वहां पीछे से अब एक वो लिंक मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, एंगुलर क्या करेगा, पूरा डॉम के ऊपर उस पूरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा और उस पूरे ऑब्जेक्ट को 50 के 50 एलिमेंट को दोबारा लूप करके दोबारा री रेंडर करेगा, ठीक है। पूरा लूप चल रहा है, एंगुलर चल रहा है, ब्राउजर उसको पेंट कर रहा है, और ये पूरा प्रोसीजर दोबारा चला, ठीक है। अब उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट आया, एक और प्रॉपर्टी आई, वो पूरा ऑब्जेक्ट दोबारा रेंडर हो गया। करते करते फॉर एग्जांपल उसके ऊपर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और इवेंचुअली ये टाइम भी आपके पास आ सकता है कि आपके पास 100 ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, और सिर्फ एक नया ऐड करने से आप वही 100 दोबारा रेंडर कर रहे हैं बार बार। सिर्फ एक नया आया, लेकिन आप उस सारे को दोबारा री रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। स्टिल ये कुछ छोटी एप्लीकेशंस में या छोटे डाटा सेट्स के साथ आपको फील भी नहीं होगा कि ये भी कोई इम्पैक्ट है, लेकिन बड़ी एप्लीकेशन में जैसे जैसे आपका डाटा सेट ह्यूज होता जाएगा, आपका ये जितना भी ऑब्जेक्ट है वो री रेंडर हो रहा है, और वो वही चीज दोबारा रेंडर कर रहा है जो ऑलरेडी रेंडर हुई हुई थी। अब इसके बजाय हम ऐसा मैकेनिज्म कोई ढूंढें कि सिर्फ एक जो नई चीज आई है, नई प्रॉपर्टी आई है, ठीक है, सिर्फ वो रेंडर हो, और जो बाकी ऑलरेडी हैं जिन्होंने दोबारा री रेंडर होना है वो वहीं पर आए, ठीक है। तो इससे हमारी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। तो इसके लिए एंगुलर ने फिर ट्रैक बाय का एक फीचर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है, स्पेस और टाइम की कमी की वजह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूजर्स की एरे है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें यूजर की एरे के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यूजर ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें यूजर की आईडी, नेम, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 10-15 यूजर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आइटरेट होकर रेंडर हो रही हो सकती हैं, ठीक हो गया। अब मैंने उसको एक ट्रैक बाय का फंक्शन बताया, और मैंने उसको बताया कि आप जब भी इसका इंडेक्स चेंज होगा ना, इंडेक्स कोई नया आएगा, आप सिर्फ उसी को रेंडर करो, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को रेंडर मत करो। और आप लूप को कैसे बताओगे, ये ng4 का जो डायरेक्टिव है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके ऊपर एक ट्रैक बाय के साथ मैंने वो ट्रैक बाय फंक्शन दे दिया। आप ट्रैक बाय फंक्शन के अंदर कोई भी अपनी कस्टम लॉजिक भी दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने उसको बताना है कि आप
ट्रैक बाय नाम से पता चल रहा है कि इस स्पेसिफिक चीज के साथ उसको ट्रैक करो, और अगर वो चीज आपको चेंज मिलती है तो आप सिर्फ उसको रेंडर करो, बाकी सारे एलिमेंट्स को रेंडर ना करो। तो ये भी कुछ केसेस में ओवर द लॉन्ग रन एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है आपका परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है जी वेब वर्कर्स। दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एंगुलर। ठीक है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो आपको पता होगा कि वही जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, जो भी उसके ऊपर चीजें आ रही होती हैं सिंगल थ्रेड मैनेज करता है, इवेंट लूप होता है और उसके अंदर वो सारी चीजें क्यू होती जाती हैं, सिंगल थ्रेड क्यू करता जाता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत ह्यूज या बहुत हैवी कंप्यूटेशंस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल बहुत हैवी कोई ग्राफ्स की रेंडरिंग हो रही है। मैंने रिसेंटली एक ऐसी एप्लीकेशन पे काम किया जिसके ऊपर इतनी हैवी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी कि वो एक ग्राफ रेंडर होने में वो अच्छा वो 4 से 5 मिनट ले लेता था। ठीक है, अब ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपके पास लोड होते साथ ही डैशबोर्ड्स हैं, डैशबोर्ड के ऊपर आपकी डिफरेंट कंप्यूटेशंस हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं और कुछ ह्यूज आपकी कंप्यूटेशंस हो रही हैं। ठीक है, अब आप उनका वेट करने के लिए बैठ जाएंगे तो स्टिल वही वाला हमारे पास एक इम्पैक्ट आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन लोड होने के इंतजार में यूजर तो वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी बजाय अगर हम एप्लीकेशन को लोड कर लें और हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि हमारे पास जो हैवी कंप्यूटेशन टास्क हैं वो हम एक बैकग्राउंड टास्क को दे दें कि आपके टास्क करते रहो और हमारी जो मेन थ्रेड है वो उस हमारी मेन एप्लीकेशन को चलाता रहे, जस्ट लाइक एन एजेक्स रिक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये कि एजेक्स रिक्वेस्ट हम सर्वर को कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि ब्राउजर एनवायरनमेंट ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं तो ये ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एक और थ्रेड बन जाता है जिसको हम कहते हैं वेब वर्कर थ्रेड। ठीक है, और जितनी भी हमारी हैवी कंप्यूटेशंस हैं वो हम वेब वर्कर थ्रेड को बता सकते हैं कि आप वेब वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि वेब वर्कर सारी हैवी कंप्यूटेशंस करेगा और हमारा जो मेन थ्रेड है वो हमारी बाकी की सारी कंप्यूटेशंस करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा एप्लीकेशन पेज इनिशियली फौरन लोड हो जाएगा, हम इवन अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म जो भी एक्शंस हैं उसके ऊपर वो कर सकते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि हैवी कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, तो बाकी अब आप डिफरेंट उसके ऊपर मूव भी कर सकते हैं क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपका जो ब्राउजर है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो आपके पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो तो लोड हो सकते हैं ना, जिन्होंने जो हैवी कंप्यूटेशन नहीं कर रहे वो लोड हो जाएंगे, और जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हैवी कंप्यूटेशन हो रही है वो आप वर्कर्स के थ्रू लोड कर सकते हैं, वो बेशक जितना मर्जी टाइम लें। तो ये भी एक परफॉर्मेंस इम्पैक्ट है और एक अच्छा यूज केस है जो कि कॉमनली फेस आप करते हैं आजकल। तो डैशबोर्ड एप्लीकेशंस बहुत कॉमन होती जा रही हैं। ठीक है, डैशबोर्ड्स पे ज्यादातर ग्राफिकल कंप्यूटेशंस ही होती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी प्री लोडिंग मॉड्यूल्स। इसको भी क्विकली कवर करते हैं। इसका ताल्लुक थोड़ा सा लेजी लोडिंग के साथ है, इसको शायद मुझे उसके साथ ही रखना चाहिए था। लेजी लोडिंग, अभी हमने देखा कि लेजी लोडिंग में क्या होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन को कोर मॉड्यूल जो था वो हमने इनिशियली जल्दी लोड कर लिया क्योंकि बंडल साइज छोटा हो गया, और जो हमारे अदर मॉड्यूल फीचर्स थे हमने उनकी फीचर मॉड्यूल्स बनाए और हमने उनको ऑन डिमांड या ऑन रिक्वेस्ट लोड किया। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने लेजी लोडेड मॉड्यूल, आपका कोई ऐसा फीचर मॉड्यूल है जो कि लेजी लोड है, जो कि फौरन फर्स्ट इनिशियल बंडल के साथ लोड नहीं हुआ, लेकिन वो कोई ऐसा फीचर है जिसने आपको पता है कि यूजर ने इसको लोड करना ही करना है। वो कोई ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उसने क्लिक किया तो लोड कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, वो तो आपकी फीचर मॉड्यूल लेजी लोड का पार्ट बन गया। लेकिन कोई ऐसा मॉड्यूल है जो आपको पता है कि इनिशियली तो नहीं चाहिए लेकिन इवेंचुअली आपको चाहिए होगा, दैट्स अ फेमस मॉड्यूल जो आपको इवेंचुअली चाहिए। तो बजाय इसके कि आप वेट करें कि यूजर उसको रिक्वेस्ट करे और आप फिर उसको बंडल को लोड करना शुरू करें, आप इनिशियल बंडल को लोड कर लें, लेकिन बिहाइंड द सीन आप अपने ऐसे मॉड्यूल को जो आप चाहते हैं कि जो आपको चाहिए और आप उसको जो रिक्वेस्ट से पहले ही प्री लोड करना चाह रहे हैं, तो वो भी
उसके लिए फिर आप एंगुलर की प्री लोडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करके प्री लोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये प्री लोड स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब इसमें और लेजी लोड में ये फर्क है कि बेसिकली लेजी लोड में जो फीचर मॉड्यूल थे वो आपके सारे ऑन डिमांड थे। इसमें आपको पता है कि ये इवेंचुअली मुझे चाहिए, तो आप उसको बिहाइंड द सीन लोड करना शुरू कर दें। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। प्री लोड एवरीथिंग आप कर सकते हैं, प्री लोड नथिंग कर सकते हैं, और कस्टम प्री लोडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल हम सिंटैक्स को या किसी चीज को डिस्कस नहीं कर रहे। बेशुमार कोड एग्जांपल्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, आपको बहुत इजीली इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। हम जस्ट उन टेक्निक्स को और कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं कि वो कौन सी कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स हैं। अगर हमें पता है तो हम उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है। एक और टेक्निक है जी हमारे पास, रिजॉल्वर्स होते हैं और कैन लोड गार्ड्स। ये बेसिकली दोनों गार्ड्स हैं। क्विकली गार्ड्स क्या होते हैं? गार्ड्स बेसिकली राउटर के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, राउटर्स को गार्ड करने के लिए होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ गार्ड के हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन गार्ड। आप ऑथेंटिकेशन गार्ड किसी राउट के ऊपर लगाते हैं तो आपका वो गार्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है, ऑथेंटिकेटेड कि जो ऑथेंटिकेटेड गार्ड बन जाता है। प्रोटेक्टेड राउट जिस तरह होते हैं, सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर उसको एक्सेस कर सकेगा। इसी तरह रिजॉल्व गार्ड भी एक होता है। ठीक है, अब रिजॉल्व गार्ड की मैं जल्दी से आपको ना एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बता देता हूँ। मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, एक कंपोनेंट डॉम में लोड हुआ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैंने एक और उस कंपोनेंट में एक यूजर के इंटरेक्शन के ऊपर एक और कंपोनेंट के ऊपर जाना है, और वहां पे एक और लिस्टिंग सर्वर से गेट करके दिखानी है। लेकिन अगर उस लिस्टिंग में कोई सर्वर से एरर आ जाए तो मैंने उस पहले कंपोनेंट के ऊपर वापस आना है और यहाँ पे एरर दिखाना है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है? मैं उस पहले कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करूंगा, एंगुलर फ्रेमवर्क उस पहले कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करेगा, दूसरे कंपोनेंट के ऊपर नेविगेट करेगा, सर्वर को कॉल भेजेगा, सर्वर से एरर आएगा, हम उस कंपोनेंट को दोबारा डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर पिछले कंपोनेंट को लोड करेंगे, फिर उसके ऊपर एरर मैसेज दिखाएंगे। ठीक है, कितने सारे ये एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर हमें पहले से ही पता हो कि हमारे पास सर्वर से जो डाटा आ रहा है वो क्या आ गया है या उसमें एरर आ रहा है, तो उसके लिए ना हम रिजॉल्व गार्ड यूज कर सकते हैं। रिजॉल्व गार्ड क्या करता है, आप अपनी जो रिक्वेस्ट है या कुछ भी उनको पहले से रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें कंपोनेंट, पिछला कंपोनेंट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जब भी आप अगले कंपोनेंट के ऊपर उसके लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके ऊपर आपने रिजॉल्व गार्ड लगाया होगा, रिजॉल्व गार्ड क्या करेगा, आपके जो रिजॉल्व गार्ड के अंदर इंप्लीमेंटेशन है सारी, वो जाके देखेगी सर्वर से डाटा फेच करेगी, एरर आ गया, तो वो अगले कंपोनेंट को लोड ही नहीं करेगी, पिछले कंपोनेंट पे ही एरर दिखा देगी। ठीक है, तो इससे आपका कितना एक्शन आपके बच गए और कितनी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो गई। आपका पिछला कंपोनेंट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, अगला लोड नहीं हुआ, अगले ने दोबारा डिस्ट्रॉय होना था, इसने फिर लोड होना था। इस सारी चीज से आप बच गए, आपको पहले से ही पता चल गया। तो इन अदर वर्ड्स इसका सिनेरियो ये है कि अगर आपने कुछ प्री रिजॉल्व करना है ना, आपको अगर पता हो कि प्री रिजॉल्व, आपको पता हो कि मेरे पास क्या सिचुएशन है और उसकी बेस पे आपने एक्शन लेना हो, तो आप रिजॉल्व गार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कैन लोड गार्ड। इसका ताल्लुक भी लेजी लोडिंग के साथ है। ठीक है, हमने देखा था कि जो हमारे फीचर मॉड्यूल हैं वो हम लेजी लोड करते हैं। कब करते हैं? जब यूजर ऑन डिमांड या ऑन रिक्वेस्ट उसके राउट को हिट करेगा या उसको रिक्वेस्ट करेगा। अब मेरे पास एक ऐसा फीचर मॉड्यूल है जो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल जो यूजर है उस फीचर मॉड्यूल के लिंक पे क्लिक कर रहा है और उस यूजर को अलाउड ही नहीं है वो फीचर मॉड्यूल देखना या उसको यूज करना। ठीक है, अब बेशक हम उसको एरर दिखा सकते हैं या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जब उसने उसके ऊपर क्लिक कर दिया ना, तो वो लोडिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ना हम कैन लोड गार्ड यूज कर सकते हैं कि हम पहले से ही देख लें कि क्या ये यूजर, नाम से ही पता चल रहा है कैन लोड, कैन द यूजर लोड द मॉड्यूल, द फीचर मॉड्यूल, राइट। तो अब इसकी एग्जांपल भी ये देखिए नीचे है, जैसे लोड चिल्ड्रन तो हमने इसको पहले बताया हुआ था, हम साथ राउट को कैन लोड भी बता सकते हैं। ठीक है, कि इससे इससे ये फायदा है कि बजाय इसके कि फीचर मॉड्यूल लोडिंग शुरू हो जाए, हम पहले से ही देख लें कि स्पेसिफिक यूजर को वो गार्ड लोड करने की परमिशन है भी या नहीं, वो कर भी सकता है या नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी, और आई थिंक दिस इज द फाइनल वन, अनसब्सक्राइब फ्रॉम ऑब्जर्वेबल्स। अच्छा, बीइंग एन एंगुलर डेवलपर, ऑब्जर्वेबल के साथ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता होगा। ऑब्जर्वेबल क्या है? अगर आपने
RxJS लाइब्रेरी यूज की है, तो RxJS लाइब्रेरी आपको एक और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है। बेसिकली ये यूज होते हैं प्रोमिसेस या कॉल बैक्स के एज एन ऑल्टरनेटिव, लेकिन there's इनका डिफरेंस क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने एक प्रॉमिस को और एक ऑब्जर्वेबल को यूज करना है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि ऑब्जर्वेबल आपको ना कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा दे रहा होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेबल का एक ऑब्जर्वर होता है जो कि उसके ऊपर जो सब्सक्राइब कर लेता है उस ऑब्जर्वेबल को, ठीक है। जब भी ऑब्जर्वेबल कोई कोई चीज इमिट करेगा तो वो ऑब्जर्वर जिसने उसको सब्सक्राइब किया होगा वो उसकी स्ट्रीम को लिसन करना शुरू कर देगा, ठीक है। प्रोमिस में ऐसा नहीं हो सकता। प्रोमिस में एक दफा जब डाटा आ गया तो बस आ गया, आप दोबारा उसको नहीं कर सकते, दोबारा आपको वो डाटा नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेबल ये है कि आपका गेटवे खुल जाता है जब भी आपने एक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब कर दिया, तो जब भी उसके अंदर एक वैल्यू मिट होगी, जिसने उसको सब्सक्राइब किया होगा वो उसको उसकी सब्सक्रिप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर आगे से बिहेवियर सब्जेक्ट्स हैं, रिप्लेस सब्जेक्ट्स हैं, और एक और भी होती है, ठीक है। तो अब अच्छा, अब इसमें नुकसान क्या है कि हमने डेटा स्ट्रीम को लिसन करने के लिए ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन अगर हम उसको टाइमली या अपनी यूजेज के बाद क्लोज नहीं करेंगे ना, तो वो जब भी कोई चीज एमिट होगी तो आपका सब्सक्राइबर उसको लिसन करता रहेगा, और उस लिसन के ऊपर जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया होगा वो करता रहेगा, ठीक है। एंड इट कैन कॉज अ ह्यूज मेमोरी लीक, और भी डिफरेंट इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। कई दफा इसके ऊपर कई दफा ऐसे आपके फंक्शनैलिटी में कई दफा ऐसे इम्पैक्ट आ जाते हैं जो कि इवन डिबग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल इशू हो क्या रहा है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑब्जर्वेबल्स को यूज करने की यही हैं कि जब भी आप समझते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूज कर लिया एंड इट्स नो लॉन्गर एनी यूज ऑफ अस, तो आप उस ऑब्जर्वेबल को अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो या दैट्स इट। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन साथ साथ पढ़ लेता हूँ और आंसर कर देता हूँ इफ आई एम एबल टू आंसर। आई एम नॉट एन एंगुलर एक्सपर्ट। अच्छा जी, सबसे पहले कहते हैं जी, आई गेस बेजल कंपाइलर वाज बेस्ट सॉल्यूशन फॉर चेंज डिटेक्शन इन एंगुलर 9। तो मे बी मैंने बेजल कंपाइलर में क्या नया है क्या नहीं है, और एंगुलर 9 इसके साथ क्या दे रहा है, मैंने अभी तक इसको चेक नहीं किया। तो स्टिल इफ यू हैव चेक्ड इट तो ऑब्वियसली कुछ नया होगा इसमें, मेरी नॉलेज में फिलहाल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी, कैन यू प्रेजेंट एनी रियल टाइम सिनेरियो वेयर यू वुड हैव टू चेंज द स्ट्रेटजी फॉर अ कंपोनेंट। ये आपने अगर तो चेंज डिटेक्शन के ऑन पुश की बात की है, तो उसकी रियल टाइम एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेरेंट कंपोनेंट है और एक पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। और उसके और पेरेंट जो है वो चाइल्ड को एक कोई डाटा सेट, कोई रेफरेंस टाइप, कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ पास कर रहा है, ठीक है। और आप नहीं चाहते कि मेरे सिर्फ किसी एक प्रॉपर्टी, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट उस कंपोनेंट उसको यूज कर रहा हो, पेरेंट कंपोनेंट, और उसकी वो प्रॉपर्टी को किसी सिनेरियो में अपडेट कर रहा हो, और आप नहीं चाहते कि चाइल्ड कंपोनेंट जस्ट एक प्रॉपर्टी चेंज के ऊपर वो चेंज डिटेक्शन को ट्रिगर करे। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको उसको इम्यूटेबिलिटी की तरफ आना पड़ेगा, आपको रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। ये एक सिनेरियो हो सकता है जो भी मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है। तो और भी हो सकते हैं इसके सिनेरियो, लेकिन एक ये जो अभी इस टाइम मेरे माइंड में है वो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद नबील भाई कह रहे हैं कि लिंक विल बी शेयर्ड ऑन कोड मूवमेंट यूट्यूब चैनल, यू विल अपलोड रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब। अच्छा जी, डज एंगुलर पाइप्स बाय डिफॉल्ट यूज मेमोराइजेशन? बाय डिफॉल्ट एंगुलर के पाइप्स जो होते हैं ना वो प्योर ही होते हैं, और प्योर पाइप्स में हमने देखा कि जो उनका ट्रांसफॉर्म का जो मेथड होता है ना वो बार बार कॉल नहीं होता। एक दफा जब वो उसको कॉल कर लेता है ना तो उसको दोबारा कॉल नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो प्योर है, उसको पता है उसकी आउटपुट वही आनी है जो पहले आ चुकी है, तो वो ट्रांसफॉर्म को दोबारा कॉल नहीं करता। तो अगर मेमोराइजेशन आप उस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं तो यस, ठीक हो गया। उसके बाद है, व्हाट डिड यू मीन बाय लेजी लोडेड मॉड्यूल का रेफरेंस कहीं भी नहीं होना चाहिए?
लेजी लोडेड मॉड्यूल्स का रेफरेंस कहीं नहीं होना चाहिए का मतलब ये है कि लेजी लोडेड के कंपोनेंट्स, मॉड्यूल, उसके कोई सर्विसेज, उसका कोई पाइप, उसका कोई सर्विस, एनीथिंग आप अपने जो कोर कोर जो मॉड्यूल है जो पहले लोड हो रहा है उसके किसी डेक्लेरेशंस में, किसी इंपोर्ट्स में, किसी प्रोवाइडर्स में कहीं पे उसका उसका नाम नहीं लिखना आपने, मतलब उसका रेफरेंस नहीं देना कहीं पे। अगर कहीं होगा तो फिर वो लोड हो जाएगा। ठीक हो गया। All above question will be addressed at the end of season. Any example of web worker? वेब वर्कर की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि हैवी कंप्यूटेशंस जहाँ पे हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई ग्राफ्स आप रेंडर कर रहे हैं, कोई ग्राफिकल कंप्यूटेशंस हैं जिन्होंने कुछ हैवी ड्यूटी ग्राफ्स रेंडर करने हैं। इसका सिंटैक्स अगर आप पूछ रहे हैं तो वो तो वेब वर्कर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एंगुलर। तो लेकिन ये कि इसका यूज केस ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई हैवी कंप्यूटेशन है, कोई ग्राफिकल कंप्यूटेशन है हैवी, ठीक है, जो कि आपके पेज की रेंडरिंग को इम्पैक्ट कर रही है, रेंडर होने में कोई टाइम ले रही है, तो उसको आप वेब वर्कर्स को दे सकते हैं। मैंने ये कहना था कि जो वेब वर्कर में आपने काम किया था, क्या वो डाटा कंप्यूटेशन से रिलेटेड था या रेंडरिंग से रिलेटेड था? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि वेब वर्कर में ना आप उस टाइम डोम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हाँ, वो उसकी कंप्यूटेशन जो से रिलेटेड था ना, वो कंप्यूटेशन से अ- रिलेटेड था, लेकिन कंप्यूटेशन करने के बाद जब आप मेन एप्लीकेशन को डाटा दोगे जिसने रेंडर करना है, तो वो फिर उसका, अगर वो वेब वर्कर नहीं होगा फिर तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा ना। ठीक है, मतलब कि जो डाटा की कंप्यूटेशन है वो जस्ट वेब वर्कर करेगी हाँ और बाद में हाँ वो जब हाँ, डाटा पास करेगा तो बिल्कुल फौरन रेंडर हो जाएगी।